फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब कोई भी मेटल टारगेट के ऊपर फोटोन का इंसिडेंट होता है तो वो कुछ एनर्जी लेके आएगा। तो यहाँ मेटल सरफेस में, मेटल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए मिनिमम कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आने वाले लाइट के फोटोन के पास एनर्जी उस मिनिमम से ज़्यादा हो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। मान लीजिए यहाँ से जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे कहते हैं वर्क फंक्शन। तो कम से कम वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी होनी चाहिए आने वाले का, तभी ऐसा प्रोसेस होने वाला है। और जब ये इलेक्ट्रॉन को मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी इफेक्ट को कहते हैं फोटोन की वजह से करंट का इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये किसने दिया था? किसने दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? हर्ट्ज ने दिया था और आइंस्टाइन ने उसे फिर एक्सप्लेन किया। ठीक है, गिवन बाय हर्ट्ज एंड एक्सप्लेन बाय आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने बोला कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर का होता है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो लाइट के वेव नेचर से प्रूफ नहीं होते हैं। तो आइंस्टाइन ने बताया कि लाइट को पार्टिकल नेचर मानना है, तब से हम लोग लाइट को डुअल नेचर मानते हैं, वेव एज वेल एज पार्टिकल्स। तो लिखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। व्हेन द इनकमिंग लाइट incident on a metal surface have sufficient energy, when the incoming light incident on metal surface have sufficient energy and electron from metal surface absorb the energy and ejected from it with some kinetic energy, This phenomena is called photoelectric effect. This phenomena is called photoelectric effect. Photoelectric effect. This phenomena is called photoelectric effect. Photoelectric effect. दूसरा पॉइंट लिखेंगे, photoelectric effect was given by Hertz and explained by Einstein. Was given by Hertz and explained by Einstein. Explained by Einstein. By considering light have particle nature. By considering light have particle nature. By considering light have particle nature. नीचे ये डायग्राम बनाएंगे। देखें, तो आइंस्टाइन ने जो बताया कि आने वाला एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब ये वर्क फंक्शन को डिफाइन करेंगे, इक्वेशंस नीचे लिखेंगे और उसके बाद एक एक करके डिफाइन करेंगे। वर्क फंक्शन पहले लिखेंगे। वर्क फंक्शन, इट इज द मिनिमम एनर्जी required, it is the minimum energy required to eject electron from metal surface. Minimum energy required to eject electron from metal surface. From metal surface.
दूसरा चीज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिखेंगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग लाइट, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग लाइट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टारगेट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम frequency of incoming light required to eject electron from metal target। नीचे ये फॉर्मूला लिख देंगे, न्यू नॉट इक्वल टू वर्क फंक्शन बाय प्लैंक्स कांस्टेंट। फिर लिखेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मिनिमम नहीं मिनिमम नहीं, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट रिक्वायर्ड to eject electron from metal surface, to eject electron from metal surface। नीचे फॉर्मूला लिख लेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज इक्वल टू hc अपॉन वर्क फंक्शन। सॉल्व करने के लिए अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर जो पढ़े हैं, जो मैंने अभी पढ़ाया, उसमें ये लगाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लगाते हैं तो ये नैनोमीटर में आ जाता है। वन टू फोर टू होते हैं और 1240 ही ले लेते हैं, सॉल्व करने। H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। यूनिट थोड़ा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ज़्यादातर केस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही यूनिट यूज होता है एनर्जी के लिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हो जाएगा 1.6 10 टू द पावर -19 जूल। कभी कभी कैलोरी अगर यूज होगा तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल करेंगे यूज। वर्क फंक्शन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम all other parameter, independent from all other parameter। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक मेटल सेम है तब तक वर्क फंक्शन सेम रहेगा। मेटल सेम, वर्क फंक्शन सेम। अब इस इक्वेशंस को अगर मैं अलग अलग फॉर्मेट में लिखूं तो आइंस्टाइन के हिसाब से एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों बोला जाता है? क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से देखेंगे तो आने वाला एनर्जी का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को निकालने में चला गया और रिमेनिंग हिस्सा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकलते हैं, तो निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन का आपस में कोलिजन हो सकता है और उस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का लॉस हो सकता है। तो इसलिए हम सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, इसका मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इसलिए वहाँ पर लिखा हुआ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इसका मतलब जो जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 10, 5, 20, उसमें जो सबसे फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जिसका कोई इलेक्ट्रॉन कोलिजन के प्रोसेस में कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, तभी एनर्जी कंजर्वेशन की बात आएगी। अगर हम यहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, मैक्सिमम वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, इसका मतलब ये होगा कोई भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, तब उस प्रोसेस में एक एक्स्ट्रा एनर्जी और जोड़ना पड़ेगा प्लस लॉस, तभी एनर्जी कंजर्व होगा, नहीं तो कंजर्व
नहीं होगा, बराबर। अब यहाँ पर वर्क फंक्शन को इस तरीके से हम लोग बदल सकते हैं, एनर्जी इक्वल टू एच न्यू नॉट, एनर्जी बोले तो एच न्यू प्लस के एम एक्स, फिर एच सी बाई लेमडा के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एच सी बाई लेमडा इक्वल टू एच सी बाई लेमडा नॉट प्लस के एम एक्स। ये 3 तरीका है इक्वेशंस को दिखाने का। अब अगर मान लीजिए अभी हमने फ्रीक्वेंसी और लेमडा के टर्म में इस इक्वेशन को लिखे, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को बदलूं स्पीड के टर्म में तो ये हो जाएगा वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। इसका इक्वेशन हो जाएगा एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, और इसका फॉर्म हो जाएगा एच सी बाई लेमडा इक्वल टू एच सी बाई लेमडा नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो 3 और फॉर्मेट हो गए। अब एक और टर्म होता है उसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है उस बात को पहले समझ लेते हैं। जब किसी मेटल टारगेट से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ, मान लीजिए इस पे फोटोन आया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ एक ऐसा ट्यूब के अंदर, इधर से बैटरी के साथ। तो बैटरी का यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो जो इलेक्ट्रॉन आया इसके पास कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, उस काइनेटिक एनर्जी से ये निकलेगा। तो ये जब आगे की तरफ जा रहा होगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करेगा। ये प्लस और ये माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और उसका फोर्स इलेक्ट्रॉन पे पीछे की तरफ होगा, जो कि इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को अफेक्ट करेगा, रोकने का प्रयास करेगा। तो वो पोटेंशियल जिस पे कि ये एनर्जी खत्म हो जाए, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, मतलब जो उसका स्पीड है वो 0 में कन्वर्ट हो जाए, स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होकर के 0 हो जाए, उस पोटेंशियल को कहते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि उस पोटेंशियल पे जाकर के इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में स्टॉप हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के पास जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतना ही वर्क डन ये बैटरी करता है अपोजिट में, और उतना ही वर्क डन करेगा तो इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, तो इसीलिए उस पोटेंशियल को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए काम कर रहा है, अपोजिट तरीके से काम कर रहा है, इसीलिए उसका जो सिंबल होने वाला है, मैग्नीट्यूड तो ठीक है लेकिन सिंबल जो लिखेंगे वो माइनस लिखते जाएंगे। तो जब भी हमको कैलकुलेशंस करेंगे तो मैग्नीट्यूड निकालने के बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब नेगेटिव में रखेंगे। नेगेटिव इसलिए क्योंकि वो क्या कर रहा है, उल्टा वर्क कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को 0 करने के लिए काम कर रहा है। अब कोई भी बैटरी किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना काम कर सकता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है चार्ज इंटू वोल्टेज। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है E इंटू वोल्टेज वही हो जाएगा वर्क डन। तो उस कंडीशन में न्यूमेरिकली काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होने वाला है चार्ज इंटू वोल्टेज के बराबर। ये न्यूमेरिकली इक्वल होने वाला है ऐसा, और न्यूमेरिकली ऐसा होने वाला तो ये जो वोल्टेज उसी को कहेंगे स्टॉपिंग वोल्टेज। तो जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, इसका मतलब उसकी जो स्टॉपिंग वोल्टेज होगी वो -5 वोल्ट होगी, क्योंकि -5 वोल्ट ही उसकी एनर्जी को 0 कर सकता है। -5 वोल्ट उसकी एनर्जी को क्या कर सकता है, 0 कर सकता है। तो इस इक्वेशंस को 3 और फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, E इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, या फिर एच न्यू इक्वल टू वर्क एच न्यू नॉट प्लस E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इसी तरीके से एच सी बाई लेमडा इक्वल टू एच सी बाई लेमडा नॉट प्लस E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये टोटल 9 फॉर्मेट है, जिसमें से कभी भी किसी भी टाइप का सवाल इसमें से किसी भी फॉर्मूले पे यूज़ हो सकता है। इसमें क्या क्या चीज़ें निकालने के लिए पूछा जाएगा, कई बार आने वाले लाइट की फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, वर्क फंक्शन दिया रहेगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पूछा जाएगा तो ये लगाएंगे। कई बार आने वाले लाइट का वेवलेंथ दिया रहेगा, वर्क फंक्शन दिया रहेगा, फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बोलेगा निकालने तो वो निकालेंगे। कई बार स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन रहेगा, वर्क फंक्शन गिवन रहेगा, आने वाले लाइट की एनर्जी पूछेगा, इस तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है। इसमें कई बार स्पीड भी बोला जाता है निकालने के लिए, तो जब भी स्पीड बोला जाएगा निकालने के लिए तो आप देखिएगा कैलकुलेशन आप जब करेंगे तो ये जो एच सी बाई लेमडा नॉट, इसमें ये वाला जो टर्म है वो किसी मेटल के लिए फिक्स होने वाला है, एच और सी भी फिक्स होने वाला है, और आने वाला लाइट का वेवलेंथ अगर आपको पता चल जाए तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स होने वाला है, 2 भी फिक्स होने वाला है,
स्पीड का भी एक जनरल फार्मूला आ सकता है, ठीक है, वो हम थोड़ी देर बाद करेंगे। तो पहले आप एक टर्म डिफाइन और कर लेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मिनिमम opposite voltage required to stop fastest moving electron. Minimum opposite voltage required to stop fastest moving electron. To stop fastest moving electron is called stopping voltage of stopping potential. It's called stopping potential. If the light of wavelength 300 nanometer, light of wavelength 300 nanometer, light of wavelength 300 nanometer, incident on metal target of work function 1.2 electron volt, then find पहला थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, दूसरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तीसरा स्टॉपिंग वोल्टेज, फोर्थ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, फिफ्थ स्पीड ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ट्राई करिए तो जरा। मेटल टारगेट का वर्क फंक्शन है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आने वाला वेवलेंथ 300 नैनोमीटर। तो पहले इससे ही हम लोग निकाल लेते हैं लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 1240 बाय 1.2, तो ये हो जाएगा लगभग इंटू 0 1030 नैनोमीटर अप्रॉक्सीमेट। अब अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है तो C बाय लैम्डा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 by 1030 into 10 to the power minus 9। आने वाले लाइट की एनर्जी अगर निकालना है तो 1240 by 300, ये हो जाएंगे 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग अप्रॉक्सीमेट। तो स्टॉपिंग वोल्टेज जो है या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो हो जाएगा 4.1 माइनस 1.2 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टॉपिंग वोल्टेज जो हो जाएगा माइनस 2.9 वोल्ट। अब अगर स्पीड निकालना है तो हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के मैक्स, और ये वैल्यू हो गया 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कन्वर्ट करेंगे तो यू स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 बाय एम बोले तो 9.1 10 टू द पावर माइनस 31। ये हो गया यू स्क्वायर की वैल्यू, तो यू की वैल्यू इसके अंदर रूट लग जाएगा। टू 2 इंटू 1.6 बाय 9.1 इंटू 10 टू द पावर हो जाएंगे 12, तो उसका 6 बाहर आ जाएगा, 10 टू द पावर 6 बाहर। ये वाला टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा 3.2 अंडर रूट 2.9 इंटू 3.2 अप्रॉक्सीमेशन 9 ले लेता हूँ 10 टू द पावर 6
ये दोनों कैंसिल ही हो जाएगा शायद। 1 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड निकालने की बात आएगा कि काइनेटिक एनर्जी मतलब स्टॉपिंग वोल्टेज ही है ये 2.9। ये वाला जो टर्म है वो स्टॉपिंग वोल्टेज है, तो यही बदलेगा अलग अलग कंडीशंस में। ये 2 ये वाला है, ये कन्वर्जन है, ये मास है, ये टर्म हमेशा ही सेम रहेंगे। तो जब हमेशा ये टर्म सेम रहेंगे तो ये वाला जो टर्म है वो ऑलवेज सेम रहेगा। तो ये 3.2 को 9 से जब डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स में ये आ जाएगा 0.3 कुछ। 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27 बराबर। तो 27 और फिर कितना बच गया 5, तो 36 के आसपास। और 0.36 जो होता है 0.6 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बार बार आप इसे अप्रॉक्स में 6 इंटू 10⁵ बाहर रूट अंडर वोल्टेज ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। The wavelength of incoming light, wavelength of incoming light is 200 nanometer and the threshold wavelength is 600 nanometer. 600 नैनोमीटर। फाइंड सभी चीज़, फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग वोल्टेज, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, स्पीड ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। एनर्जी हो जाएगी 1240/200, ये हो जाएंगे 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है शायद कितना 600 ना नैनोमीटर, तो वर्क फंक्शन हो जाएंगे 1240/600, तो ये लगभग हो जाएगा 2.606 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मान लो, लगभग मान लेता हूँ, 0.6 ही मानो, अरे ठीक है 1 मान लेता हूँ। फिर फ्रीक्वेंसी भी बोला गया, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा c/λ 3 इंटू 10⁸/600 इंटू 10⁻⁻9। फिर बोला काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा डिफरेंस 6.2 - 2.1 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर बोला स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो -4.1 वोल्ट। अब बोला स्पीड, तो ये मैंने बोला कि 6 इंटू 10⁵ इंटू रूट अंडर 4.1। इसका जो डेटा आ जाए 4.1 का रूट 2 पॉइंट कुछ, तो लगभग ये हो जाएगा 12 पॉइंट कुछ इंटू 10⁵। नेक्स्ट एक सवाल लिखेंगे, इफ द वेवलेंथ ऑफ incoming light, if the wavelength of incoming light becomes half, wavelength of incoming light becomes half, then the stopping potential will, पहला becomes half, ऑप्शन लिखना, पहला becomes half, दूसरा becomes double, तीसरा less than half value, चौथा more than half value, बनाइए जरा सा।
इक्वेशन है होता है एस सी बाई लेमडा इक्वल टू एस सी बाई लेमडा नॉट प्लस ई इंटू वी। अब इस सवाल को बनाने के लिए इसको कह रहे हैं डबल करेंगे, सॉरी हाफ करेंगे। तो इसको अगर हाफ करेंगे तो ये वाला डबल हो जाएगा। तो एनर्जी के टर्म में बात कर लेता हूँ कि पहले एनर्जी मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा था और वर्क फंक्शन जो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था वैल्यू के टर्म में। तो इस वक्त जो स्टॉपिंग वोल्टेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट, बराबर। अब वेवलेंथ को क्या कर दिया हमने, हाफ। तो एनर्जी अगले वाले केस में डबल हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, लेकिन वर्क फंक्शन तो वही मेटल है तो सेम रहेगा। तो अब जो नया वाला स्टॉपिंग वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट का। अब देखो मोर देन डबल, 3 को डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, उससे बड़ा है ये। तो आंसर क्या है, मोर देन डबल। एक और सवाल, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग लाइट, if the frequency of incoming light is tripled, then the stopping voltage, frequency of incoming light is tripled, then stopping voltage फिर इसमें भी ऑप्शन लिख लेंगे आप क्या, एक लिखो। पहला ऑप्शन मोर देन डबल, दूसरा ऑप्शन मोर देन ट्रिपल, तीसरा ऑप्शन लेस देन ट्रिपल, चौथा ऑप्शन मोर देन 4 टाइम्स। हाँ सोच के देखो, बताओ थोड़ा सा। इसमें 2-3 डेटा चेक करेंगे फिर आंसर पे पहुंचे। इलेक्ट्रॉन मोड लेता हूँ, वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्टॉपिंग वोल्टेज हो जाएगा 3। अब इसको ट्रिपल कर दूंगा, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दूंगा, ये तो 2 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 13। 1 मिनट रुक जाओ। अगला एग्जांपल में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ले रहा हूँ और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वो है वर्क फंक्शन, तो वोल्टेज 1 हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लूँगा तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वोल्टेज जो है वो क्या हो गया, 5। ठीक है, एक और ले लेते एग्जांपल्स, कोई भी 2 ले लिए, 5 ले लिए, एक 10 ले लेता हूँ। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वोल्टेज हो गया 7। अब 30 ले लेंगे, ये 3 है, तो ये हो जाएगा 27। अब बताओ आंसर। 4 टाइम्स कि 3 टाइम्स? हाँ 3 टाइम्स, मोर देन ट्रिपल, मोर देन ट्रिपल। इस ऑफ इनकमिंग लाइट is nu and threshold frequency nu naught. Find the ratio of stopping voltage if frequency becomes double and threshold frequency becomes half. Frequency become doubles and threshold frequency becomes half. Threshold frequency becomes half.
निकालें तो ज़रा सा।